स्वागत है सभी बच्चों का। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। वैसे तो पीपीटी बनती रही, लेकिन आज मैंने सोचा कि बोर्ड में पढ़ाया जाए, कुछ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन्होंने टॉप किया है और या फिर उच्च रैंक यानी हाई रैंक या हायर रैंक प्राप्त की। लेकिन साथ ही उन बच्चों के लिए मैं बहुत गहरा दुख और अफसोस व्यक्त करना चाहूँगा जिन बच्चों की मार्कशीट में जिन बच्चों की मार्कशीट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई है या जिनके अंक कम आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें दोष किसका है, तो ये भी एक बहुत अजीब विषय है एकदम। चूँकि इस प्रकार की सिचुएशन आई है कि काफ़ी हद तक उसमें सोचना पड़ रहा है कि आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या। मान लीजिए अगर सभी विषय में अच्छे अंक हैं और एक विषय में कम है, तो ये क्यों है? क्योंकि अगर बच्चा हर विषय में सही है तो उस विषय में इतना कमज़ोर नहीं हो सकता। दूसरा कि अगर उसके अंक के साथ साथ कुछ और अन्य बच्चों में मान लीजिए वही सेम सिचुएशन है, तो उन बच्चों के जिनके उस विषय में अच्छे अंक हैं उनके विषय में क्या कहा जाए कि अगर किसी विषय में किसी बच्चे के या कुछ बच्चों के मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, एकदम लो लेवल पर हो गया है, तो वो बच्चे जो लगभग उसी क्लास में पढ़ रहे हों उस विषय में अच्छे अंक लाए हैं, तो अब यहाँ पर ये बात कैसी हो गई? और अगर बच्चा मान लीजिए क्लास में पढ़ा नहीं या टीचर ने पढ़ाया नहीं, तो जब अन्य विषय अच्छे हैं उसके और पढ़ाए गए हैं तो वो भी हो सकता है पढ़ाया गया होगा उसी तरह से। क्योंकि अगर नहीं पढ़ाया तो उस बच्चे के अंक अच्छे कैसे हैं जो उस विषय में अच्छे अंक लाया है। कुल मिलाकर के मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है और बड़ा ही मतलब दुखद है। बड़ी सोचने वाली बात है, एक यक्ष प्रश्न की तरह है कि ऐसा क्यों। क्योंकि उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जो वास्तव में पढ़ने वाला है और उसकी मार्कशीट लगभग ये हिसाब कर के हिसाब से कि मतलब वो एकदम बेकार सी हो गई है। मुझे तो बड़ा अफसोस है। और ये होता है कि अध्यापक तो ये सोच करके मतलब ये समझता हूँ कि कभी नहीं ये सोच करके पढ़ाता है कि बच्चा मेरे विषय में अंक कम लाए या जो भी लाए अपना वो जाने। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के प्रति करियर कॉन्शियस नहीं होता है, वो होता है, क्योंकि टीचर की वही कमाई होती है। बच्चा अपनी मार्कशीट में उसके विषय में अच्छे अंक लाता है तो वो समझ लेता है कि मेरे परिश्रम या मेहनत का फल मिल गया। लेकिन अगर कमज़ोर लाता है तो उसके अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होती है कि ऐसा क्या रह गया और क्यों ऐसा हो गया कि मतलब अंक कम है। कभी कभी ये मन में होता है कि कहीं कापियों की चेकिंग में तो नहीं कुछ हो गया, तो फिर वही समस्या आती है कि कापियों की चेकिंग में अगर हो गया तो 10 या 20 या 30 में हो गया, फिर 10-20 बाकी कापियों में कुछ ऐसी कापियाँ जिनमें बेहतर हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीब सी बात हो गई है। तो कोई रास्ता, अब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि जब भी परीक्षा हो या पढ़ाई चल रही हो, एकेडमिक सेशन चल रहा हो, उस समय प्लानिंग इज़ द टूल ऑफ सक्सेस। काफ़ी ऐसे परिणाम आते हैं जिनमें सबको पछताना पड़ता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, गार्जियंस, स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या विद्यालय हो। कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो हर एक को पश्चाताप होता है।
इसीलिए कहते हैं उसकी प्रिपरेशन होती है। साल भर बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं बच्चों को कि एक प्लानिंग बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेबर करिए। तो उस समय बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होता, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होता, बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होता। ये नहीं होता है, ये बात सच है। भले वो मेहनती है, पढ़ता है, लेकिन उसकी एक प्लानिंग नहीं होती है। जो एक वेल प्लान्ड प्रिपरेशन होती है वो नहीं होती। वेल प्लान्ड प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो होती है तो मैं समझता हूँ कि चूक होने का कोई सवाल नहीं उठता है। और अगर कॉपी में वो चीज़ दी गई है तो ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं है जो इतना मतलब गिरा हुआ हो, जो सही सवाल को गलत कर दे, सही कॉपी को गलत ढंग से चेक कर दे। ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि जिन्होंने टॉप किया हुआ है, हाई परसेंटेज पर आए हैं, उनकी भी कॉपियाँ उसी तरह से चेक हुई हुई। तो चलिए, अपने पास तो इसका कोई सॉल्यूशन अब नहीं बनता। बस यही होता है कि क्लास में बहुत तरह की बातें समझाई जाती हैं, सावधानियां बताई जाती हैं, सतर्क किया जाता है तमाम प्रकार से, और संभवतः हम यही कर सकते हैं। क्योंकि मेहनत बच्चे की होती है, हम अपने के लिए श्रेय लेते भी नहीं हैं। मेहनत बच्चे की होती है, उसका परिश्रम होता है, वही कॉपी में लिखता है। बस ये होता है कि हम गाइड करते हैं। तो इसलिए उसको समझाया जाता है बहुत तरह से कि कहीं ऐसी चूक ना हो जिससे बाद में किसी भी तरह से सभी को दुख। बड़ा अफसोस है यहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या किया जाएगा, कुछ पता नहीं। मेहनत सभी की होती है, लेकिन अगर कुछ भी डिसऑर्डर हो जाता तो दुख सभी को होता है। मैं समझता हूँ कि चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो, या फिर बच्चा हो, हम लोग हो, ऐसे परिणामों से मतलब किसी को भी प्रसन्नता नहीं होती है, दुख ही होता है। तो अब आगे ज़्यादा उस पर किसी भी तरह के कमेंट्स करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये चूँकि ऐसा वीडियो है जिसे कोई भी देख सुन सकता है, और मैं किसी पर दोषारोपण भी नहीं कर रहा। हाँ, ये है कि मैं अपनी जहाँ तक व्यक्तिगत बात करूँगा तो मैं यही कहूँगा कि क्लास में मैं किसी भी तरह से, चाहे वो मोटिवेट करना हो, इंस्पायर करना हो, उसको प्रिपरेशन के पॉइंट्स भी और पढ़ाई भी, सबसे ज़्यादा हर गहरी बात भी, सारी चीज़ें सब कुछ मैं लेकर चलता हूँ। लेकिन अब कहीं पर कोई कमी रह जाती है बच्चे में, उसकी पढ़ाई में, तो इसमें किसका दोष है ये मुझे पता नहीं। और अगर ये है कि कोई अगर हम पर दोष लगाए भी तो स्वीकार वो भी है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई अध्यापक एक ऐसा दर्पण होता है जिसके अंदर ही बच्चा सब कुछ देखता है, और उसी से उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो हो सकता है कुछ कमियां रह गई। इसके लिए अगर ऐसा है, हालांकि जो विषयवार की बात की जाए तो किन विषयों में अंक कम है या कैसे हैं या कहाँ कम हुए, ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि सभी के मार्कशीट देखी नहीं जा सकती। बस ऐसे एक आध बच्चों से कुछ सुनने में आया तो मुझे उनके प्रति गहरी संवेदना है, और यह है कि अगर आगे वो अपना कुछ जो करना चाहें उसके लिए शुभकामनाएं। आइए आज शुरू करते हैं, वही अपना टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का। और प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होती है,
जैसे कोई चीज़ मान लीजिए यही चीज़ क्लास में पढ़ाई जा रही हो, तो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन जो आज हमें इस विषय पर इतने अंक लाना है, उसकी फाउंडेशन यहीं से बनती है। लेकिन उस समय बच्चा उन सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करता रहता है और परीक्षा में जाके गलत कर देता है। तो फिर ऐसे परिणामों पर कभी कभी क्रोध भी आता है कि उस समय तो बच्चा सुनता नहीं, बताओ कहीं और को तो सुनता कहीं और है, दिखाओ कुछ तो देखता कुछ और है। तो फिर क्रोध भी आता है ऐसे में कि जैसे फिर यही आता है जैसे किया वैसे भरा। क्योंकि देखिए इसकी प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन एक दिन की नहीं होती। जिन्होंने मेरिट में टॉप किया होगा, मैं समझता हूं कि ये टॉप करना दाल रोटी खाने वाला काम नहीं है। ये मतलब दिस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम नहीं है, लेकिन करते बच्चे ही है। लेकिन उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है और क्या प्लान करना पड़ता है, ये वो तो जानता है जिसने टॉप किया होगा। लेकिन जो नहीं टॉप किया होगा वो समझ सकता है। ऐसा नहीं कि वो समझता नहीं है कि नहीं टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेहतर जानता है, पर कर नहीं सकता वो। अब इन सारी चीज़ों को सोचने की जरूरत पड़ती है शुरुआत से ही। वहीं से भी जिस दिन से स्कूल खुले और क्लासेस स्टार्ट हों, उसी समय से, उसी टाइम से, फर्स्ट डे से डिटरमाइंड हो जाना पड़ता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है, और किस तरह से हम एक एक चुन चुन करके हमको तैयार करना है और कंसंट्रेट करना है। जो ठान लेता है वह हासिल कर लेता है। मतलब मेहनत और इरादे के आगे समस्याएं घुटने टेक देती हैं, ये बात सच है। पर अब सब कोई कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये तो करने वाला जान सकता है। बोलने वाले को भी पता नहीं है। बोलने वाला तो लाइन बोल देता है, मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं समझता हूं जहां तक मुझे खुद करना पड़े तो पता नहीं मैं खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। लेकिन ये है कि बताया तो जा सकता है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको आप इतने ध्यान से सुनिए कि दोबारा में उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। रिवीजन करो तो आ जाए, बस ये बात होती है वहाँ पे, इसलिए बताना पड़ता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट पार्ट है, असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो इसका देखिए रूल क्या है। मान लीजिए ये पहला है आपका, और इसका पहला पॉइंट है कि सहायक क्रिया, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो इज एम आर हो, चाहे वो वाज वर हो, या कैन में हो, या विल सैल हो, कोई भी, इनको आगे रखकर बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो जो सेंटेंस हमें दिया जाएगा कि इसका आप इंटरोगेटिव बनाइए, तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि हम वाक्य में दी गई सहायक क्रियाओं को सेंटेंस में आगे रखेंगे उठा करके। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कौन सा सेंटेंस मिलेगा बनाने के लिए, असर्टिव सेंटेंस मिलेगा। तो असर्टिव सेंटेंस में पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है। ऐसा होगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है तो उसका हमें टेंस पहचानना पड़ता है कि किस टेंस का उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे लिखा है राम प्लेस क्रिकेट एवरी डे। अब प्लेस लिखा हुआ है तो इसके हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना तो डू डज आगे लाएंगे, ठीक है ना। तो इज एम आर, वाज वर, कैन में, विल, और फिर देखिए डू, डज, डिड, ठीक, हैज, हैव और हैड। ये सभी शुड और वुड भी हो सकते हैं। कैन दिया ही हुआ है तो कैन है, मे है, ऐसे करके दिया हुआ। तो पहला स्टेप ये है कि इनकी सहायक क्रिया को आगे रखते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि अगर सेंटेंस
यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसको किस में कर देते हैं, निगेटिव में कर देते हैं। और अगर दिया हुआ सेंटेंस निगेटिव में है तो अफर्मेटिव कर देते हैं। मतलब दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द सेंटेंस चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव। अर्थात जब हम असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये सबसे मेजर पॉइंट है। मेजर पॉइंट का मतलब होता है इसको हमेशा याद रखते हैं। संभवतः अगर इस पॉइंट को याद रखते हैं तो असर्टिव टू इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव मैं समझता हूँ अपने आप बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ इंट्रोगेटिव और असर्टिव में प्रोसेस में इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दो, और अगर इंट्रोगेटिव मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव तो इंट्रोगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव कर दो, निगेटिव हटा दो उसको। यही चीज़ इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में करना है। अगर असर्टिव सेंटेंस आपका निगेटिव है तो असर्टिव बनाते समय अफर्मेटिव कर दो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो असर्टिव बनाते समय निगेटिव कर दो। मतलब ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये करने के लिए क्या करना होता है, नॉट को हटाना होता है। नॉट दिया है तो हटा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि अगर नेवर दिया है तो नेवर को हटाकर उसकी जगह ईवर जरूर करते हैं। और अगर नो दिया है तो नो को हटाकर उसकी जगह एनी करते हैं। मतलब निगेटिव सेंस हटाया तो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है कि नॉट है तो कोई बात नहीं, आप हटा दो, नॉट है तो हटा दो, ठीक है ना। लेकिन अगर नेवर है तो नेवर को हटाइए, लेकिन उसकी जगह ईवर ज़रूर लगाइए, क्योंकि नेवर से हमें क्या करना है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक। तो नहीं शब्द हटना चाहिए, कभी बना रहना चाहिए। तो उस कभी के लिए ईवर लगा देते हैं और बाकी नॉट प्लस ईवर इक्वल नेवर, और नॉट प्लस एनी इक्वल नो। तो जब नॉट, जैसे यहाँ पर क्या होता है, नॉट प्लस ईवर इक्वल नेवर बनता है, और नॉट प्लस एनी इक्वल नो बनता है। तो क्या करते हैं, जब हम ये नेवर हटाते हैं, ठीक, तो हमारा नॉट का सेंस हटना चाहिए, मतलब निगेटिव सेंस हटना चाहिए। तो हम ये नॉट भर केवल गायब करेंगे। अगर हम पूरा हटा दें और दोनों में कोई न लगाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेवर के साथ ईवर भी है। तो हमारा नॉट हट जाए, ईवर बना रहना चाहिए। नो के साथ नॉट भी है, एनी है, तो नॉट हट जाए और एनी बना रहना चाहिए। जबकि केवल अगर नॉट दिया है तो ऐसा इसमें और दूसरे शब्द का कोई सेंस नहीं है, इसलिए नॉट को पूरा हटा देते हैं, इसके बदले कुछ लगाते नहीं है। नेवर को पूरा हटा देते हैं, लेकिन इसके बदले ईवर जरूर लगाते हैं। नो को हटा देते हैं, लेकिन इसके बदले इसकी जगह पर एनी लगाते हैं। यही प्रोसेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं फिर से, तो फिर यही करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ईवर दिया है और आप उसको फिर से असर्टिव बनाना चाहते हैं तो नॉट लाएंगे, या फिर नॉट और ईवर को मिलाकर नेवर कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव दिया है और असर्टिव बनाना है और उसमें एनी आया है, ठीक है, तो उसमें एनी को नॉट के साथ लेंगे तो नो कर देंगे। मतलब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अफर्मेटिव हो तो निगेटिव बनाओगे, निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाओगे, निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाओगे, और अफर्मेटिव होगा तो निगेटिव बनाओगे। मतलब यही करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस दोनों बिल्कुल कंबाइन है, इन दोनों को पॉइंट को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये है, जो बहुत बड़ा नहीं है, माइनर पॉइंट है, कि मतलब इंटरोगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को हम आगे लाएंगे, ये सभी को जानता है और छोटा सा पॉइंट है, ये बहुत ईजी है, ठीक। इसके बाद क्या है,
इसके बाद यही दोनों मेन पॉइंट है कि हम मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव। अगर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव मतलब असर्टिव सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है और असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो इंटरोगेटिव में अफर्मेटिव नॉट हट जाएगा, ये निगेटिव सेंस बताने वाले से वर्ड्स हट जाएंगे। और अगर इंटरोगेटिव आपका अफर्मेटिव है तो उसको असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाते समय निगेटिव में देने वाले सेंस जो वर्ड्स होते हैं वो लग जाएंगे। कुल मिलाकर ये बाकी का काम एग्जाम्पल से करेंगे। अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है महत्वपूर्ण बिंदु ये चौथा कि अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अर्थात ये अवश्य लगाते, इसको आप साधारण ना समझिए। देखिए परीक्षाओं में जब इस तरह की कमी होती है तो बच्चा यही बोलता है कि पता नहीं सर कहाँ पे कमी रह गई, हमने तो इतने क्वेश्चन सही किए थे, इतने सेंटेंस सही किए थे, कहाँ पर कमी रह गई, ये बोलता है वो। अब समस्या ये है कि मैं बताता हूँ कमी कहाँ रह गई, कि जब आपने इसको क्या किया कि पूरी प्रोसेस सही कर दी, जैसा बनाया जाता है जो रूल इसमें लगना चाहिए वही आपने फॉलो किया, सब कुछ सही कर दिया, पूरी प्रोसेस सही कर दी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इतना कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के साथ साथ जब वो आपको कह रहा है कि इंटरोगेटिव बनाइए तो स्पेशल हो गया। इंटरोगेटिव बनाने का मतलब इंटरोगेशन मार्क अगर नहीं है तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाया आपने और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया तो इसमें फिर दो तरह से एग्जामिनर करता है, एक तो नंबर आधा कर देता है या तो फिर पूरा उड़ा देता है। क्योंकि अब जो है चलन में ये है कि अंक पूरा ही चला जाता है, और फिर भी अगर 2 नंबर का सेंटेंस है तो कुछ ऐसे भी मतलब एग्जामिनर होते हैं जो आपको कुछ कंसेशन करके आधा दे देंगे, यानी 2 का है तो 1 दे देंगे, 1 मिस कर देंगे। कुछ ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं कि जब प्रश्नवाचक बनाया और चिन्ह नहीं तो प्रश्नवाचक किस बात का, तो पूरा ही काट देते हैं। अब क्या होता है ये मैंने भी नहीं देखा, ठीक, कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा तो जरूर। अब हमने ये नोट नहीं किया, हमने उसको 2 नंबर का पूरा ऐड कर रखा है कि ये 2 नंबर हमको इसमें पूरे मिलने हैं, और वहाँ हुआ क्या, वहाँ मिल गया 0। अब ऐसे ही एक गलती में हुआ, तो ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां बच्चा परीक्षा में करता है जिनकी आदत उसको अपने एक्सपेरिमेंट सेशन यानी स्कूल टाइम पर मेंटेन करना चाहिए, जिसकी बहुत सारी सावधानियां बताई जाती हैं। ये हल्के फुल्के मतलब मिस्टेक्स नहीं है, ये बड़ी मिस्टेक्स, और ये छोटी छोटी ऐसे करके बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब इन चीज़ों को पढ़ाते समय बच्चा उन चीज़ों पर माइंड नहीं करता, अरे बोले बन गया, हाँ आ जाएगा सर आ जाएगा। लास्ट में जब कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए तो आधों ने तो सुना नहीं, जिन्होंने सुना उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया, जिन्होंने गौर किया बोले अरे इतना जरूरी नहीं होता, उन्होंने अपने आप से घटा लिया काम, ऐसा नहीं होता है। तो इन गलतियों का जो रिजल्ट होता है वो शायद ऐसा ही होता है जैसा हम फील कर रहे हैं, और ये हर सब्जेक्ट में होता है, सभी सब्जेक्ट में ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चा करता है। तो चलिए ये हो गए आपके पॉइंट्स, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए लिखा हो अगर कि महात्मा गांधी was a great man, ये असर्टिव सेंटेंस दी है।
महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे। अब असर्टिव दिया, हमको इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, वाज, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, यहाँ वाज लिखा है, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी सब्जेक्ट अब लिखेंगे, तो लिख दिया महात्मा गांधी। अब यहां पर वाज तो चला गया उधर, इस असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं दिया है, तो क्या बताया गया था कि नॉट आपको लगाना है, ठीक। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां नॉट आ जाएगा, लगा दिया, अब फिर लिख दिया ए ग्रेट में। अब बाद में क्या करेंगे, बाद में लगा देंगे प्रश्नवाचक। तो ये कह रहा था कि महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, ये कह रहा है क्या महात्मा गांधी एक महान पुरुष नहीं थे, जवाब क्या होगा, थे। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस और सेंस शुरू से लेकर अंत तक याद रखते हैं। शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जहां से होती है और जब खत्म हो तब तक दो चीजें नहीं भूलना चाहिए, टेंस और सेंस। टेंस मतलब पास्ट है तो पास्ट है, सेंस महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे और महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, क्या नहीं थे। आपके मुंह से जवाब निकलेगा हाँ थे, ये है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये वही बात है जो इसमें कह रहा है। महात्मा गांधी क्या महात्मा गांधी एक महान पुरुष नहीं थे। जैसे हम ये कह दें पटेल इज respected एवरीवेयर। मान लो कोई व्यक्ति है, पटेल इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, ठीक। तो पटेल का सम्मान प्रत्येक जगह किया जाता है। तो अब यहां पर हमें आएगा कि क्या पटेल का सम्मान सब जगह नहीं किया जाता है, तो जवाब क्या आएगा, किया जाता है। बस इसी तरह से जैसे यहां पर हम कहें अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो अब इज आगे आ गया, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो इज पटेल नॉट रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। यहाँ पे इज आ गया और ये हो गया अर्थ और फिर ये हो गया नॉट राउंड और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो पृथ्वी गोल है, फिर हो गया इज अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है। सन इज हॉट, द सन इज हॉट, सूरज गर्म है, इज द सन नॉट हॉट, क्या सूरज गर्म नहीं है गर्म। तो इस तरह से यहां पर ये सिचुएशन आती है। अब देखिए जैसे सेंटेंस में आता है ही कैन नॉट do this mean act, he cannot do this mean act, वह यह तुच्छ काम नहीं कर सकता है। मतलब किसी ने बहुत ही इम्फेसिस करके स्ट्रिक्टली कहा, बहुत ही विश्वास करके, वह यह घटिया काम नहीं कर सकता है। तो अब हम जब इसको बनाएंगे तो इसमें नॉट आया है, तो हम क्या करेंगे, कैन ही डू दिस मीन एक्ट, कैन ही डू दिस मीन एक्ट, क्या वो ये घटिया काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे आई कैन नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी दया को कभी भूल नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, कैन आई, इसको आगे ले आए, आए, अब नेवर को क्या कहा था, हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले क्या लगाएंगे, एवर, फॉरगेट योर काइंडनेस। इन चीजों का ध्यान रखिए, इन चीजों का ध्यान रखिए, परीक्षा में यहीं से अंक जाते हैं
और कुछ यही विशेष चीज़ें जिनसे अंक मेंटेन हो जाते हैं। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और जो बच्चा मेरिटोरियस होता है वह इन सभी बारीकियों को मेंटेन करता है, उसका अभ्यास करता है और बहुत ही अलर्ट रहता है कि ये कमियां होनी नहीं चाहिए। और इन्हीं चीज़ों के प्रति सावधान करते करते साल गुजर जाता है, लेकिन बच्चा उनको लाइटली लेता है, तो फिर दुख वो सभी को झेलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा भरोसा बच्चे पर सभी को होता है। पेन उसी का चलना है, कॉपी में उसी को बैठना है। हर तो मेहनत करेगा, कॉपी चलाएगा, याद करेगा, परिश्रम करते, श्रेय भी तो उसी मिलेगा। मतलब फूलों की माला भी तो उसी की गर्दन में पड़ेगी। सब लोग राय भी तो उसी से मांगेंगे, सब लोग उसी को तो उठाकर घूमेंगे। ग्लोरी भी तो उसी के नसीब, वही उसी को मिलेगी सब कुछ। तो फिर समझ लीजिए मेहनत पर है। अब जो बैकग्राउंड में होते हैं उनका सपोर्ट तो होता है, लेकिन सबसे बड़ी मेहनत और सावधानी और योजना, ये सारी चीजें बच्चे की अपनी खुद की होती है। देखिए, कोई किसी को मतलब मेरिटोरियस नहीं बनाता। हाँ, गाइड जरूर करता है, बच्चे के अंदर उत्साह भरता है, बच्चे को पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, उसके आत्मा को जगाता है वो। लेकिन करना उसी को सब कुछ पड़ता है। जब तक वो नहीं चाहेगा कि नहीं मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं नोट्स बनाऊँ, मैं प्रिपेयर करूँ, मैं कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूँ, कितना पढ़ना है, स्कूल में कितना मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी प्लानिंग उसके माइंड पे हमेशा चलती रहेंगी, तो वो हो जाएगा। तो अब ये छोटी छोटी, तो कैन आई एवर फॉरगेट योर काइंड, मैं कभी तुम्हारी दया को भूल नहीं सकता। क्या मैं कभी तुम्हारी दया को भूल सकता? क्या मैं कभी तुम्हारी दया को भूल सकता? कभी नहीं भूल सकता। तो ऐसे करके ये चीज़ यहाँ पर ये हमको देना पड़ता है और समझना पड़ता है कि यहाँ पर हमको करना क्या चाहिए। ठीक, अब जैसे कहते हैं कि ही हैज नो मनी, अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको इंटरोगेटिव बनाना है। तो हैज इधर आ गया, हैज ही, और नो को क्या कर दिया, एनी, और यहाँ पे क्या कर दिया, मनी, और ये हो गया हैज ही एनी मनी। क्या उसके पास कोई धन है? इंटेरोगेटिव, ही कैन नॉट डू दिस मीन एक्ट, कैन ही डू दिस मीन एक्ट। ये वो सेंटेंस है जिनमें नॉट, नेवर, नो आ रहा है और इंट्रोगेटिव बनाना है। इससे पहले जो पढ़े थे उनमें ये नहीं आ रहा था तो हम लगा रहे थे, इनमें ये आ रहा है तो हम हटा रहे हैं। इंट्रोगेटिव वो भी थे और इंट्रोगेटिव ये भी। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप, जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा, जो रूल पढ़ा उसका। अब यहाँ पर अगला रूल देखते हैं। अगला रूल ये है, सेकंड रूल है कि कभी कभी सेंटेंस एवरीबॉडी से शुरू होता है। अभी देखिए ये सिंपल रूल है बिल्कुल। अगले वीडियो में आपको स्पेशल सेंटेंसेस और स्पेशल रूल मिलेंगे, निश्चित है, क्योंकि देखिए बेस उसका पकड़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, लड़का एकदम कुछ स्टेप्स छोड़ करके आगे चढ़ने की कोशिश करता है, तो इसमें उसको मतलब रिस्क होता है, चोट लग सकती है। जब 3-4 सीढ़ियाँ छोड़ करके 5वीं में पैर रखना चाहेगा और रखने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम होगी, गिर सकता है। मतलब इसलिए स्टेप बाय स्टेप, ये जो लक्ष्य पाने का काम है ना, ये सफलता पाने का काम है, अपने गोल को पाने का काम है, ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी मतलब तय करके, क्योंकि ये नॉलेज है, इसमें किसी भी चीज को स्किप करना अच्छी बात नहीं है। बस वही तो रिस्क हो जाता है, क्योंकि आजकल जमाना कुछ शॉर्टकट जैसा है। हर एक चीज में बच्चा शॉर्टकट पूछता है। सर ये चीज प्रिपेयर हो जाए, कोई शॉर्टकट तरीका है, कोई लॉजिक है, कोई ट्रिक है? अरे भाई अगर ट्रिक ना होगी तो क्या नहीं पढ़ोगे? और हर एक चीज की ट्रिक होती भी नहीं है भाई। अगर सारी चीज, सभी चीज की ट्रिक हो जाए तो डिटेल्स कहाँ जाएगा उसका? फिर उसके बाकी की जो एक स्लो प्रोसेस है वो कहाँ जाएंगे?
सब चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, जिनकी ट्रिक होती है वो वाकई में वो ट्रिक में ही अच्छे लगते हैं, पर जिनकी नहीं है तो वो फिर ज़बरदस्ती उसमें ट्रिक निकालना, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है। और नॉलेज को तो जितना आप डिटेल्स में पढ़ो उतने आपके अंदर गहराई आनी, समय जरूर थोड़ा लगता है। तो यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस या कोई सेंटेंस एवरीबॉडी से स्टार्ट होता है, एवरीबॉडी से, तो इसको हम दो तरह से बनाते हैं। पहला तरीका वही है, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस एवरीबॉडी, फिर इसके बाद मेन वर्ब, जरूरत पड़े तो मतलब नॉट भी आ सकता है, या फिर अगर हमें निगेटिव करना होता है तो फिर हम नो बॉडी भी कर सकते हैं। ये सिचुएशन को हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए एवरीबॉडी है और उसमें नॉट नहीं लगाना है, और एवरीबॉडी है उसमें नॉट लगा भी है तो हटाना है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ना ये करिए, ना कर सको तो सीधे हेल्पिंग वर्ब एवरीबॉडी, नॉट नहीं लगा है तो आप लगा दीजिए, नहीं और लगा तो हटा दीजिए, फिर आगे मतलब सेम वही रहता है। दूसरा तरीका है हु का प्रयोग करके, लेकिन हु का जब प्रयोग करते हैं हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं है तो लगा दो और है तो हटा दो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्लस मेन वर्ब, और फिर आगे जैसा टेंस कहेगा वैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये एवरीबॉडी से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसकी ये प्रक्रिया वो दो तरह से बना सकते हैं। जैसे हम ये कह दें कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, ये दिया है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी रिच, हर आदमी अमीर बनना चाहता है। अब वो कहता है इसको क्या करिए, इसको आप निगेटिव बनाइए, तो इंट्रोगेटिव बनाइए। तो पहला तरीका ये है कि आप वांट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें डज ले आएंगे, चूंकि इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज हो गया, और डज एवरीबॉडी कर दिया, डज एवरीबॉडी नॉट, चूंकि इसमें नॉट है नहीं तो नॉट लगेगा, वांट्स का वांट हो जाएगा, और टू बी रिच, और आखिरी में प्रश्नवाचक। ये मत भूलना, इसमें पूरा काम करने को, मान लो इतना पूरा आपने किया, ठीक है, और तुमने लगा दिया फुल स्टॉप। कोई भी लड़का जो इतना करके चला आएगा कभी सपने में नहीं सोच रहा होगा कि मैंने कोई गलती की है, ठीक, जबकि उसने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की, और ये उसका अंक कट गया। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके तभी आप एग्जामिनर को खुश कर पाते हो। जब उसको कहीं पेन से आपके मार्क्स काटने का अवसर नहीं मिलता तो क्या करेगा, मजबूरी में देगा ना, फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं, तो कम अंक कहाँ कम करेगा बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये करेंगे। अब हो गया, क्या हर व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता है, हर आदमी अमीर बनना चाहता है, क्या हर आदमी अमीर नहीं बनना चाहता है। और अगला मेथड है ये वाला, हु डज नॉट वांट टू बी रिच, चूंकि हु आगे लगा है तो ये भी इंट्रोगेटिव बन गया। तो पहले ही बताया गया था कि नॉट ना हो तो लगा दो, और हो तो हटा दो। चूंकि इसमें नॉट नहीं था, और मैंने शुरुआत में बताया था कि इस पॉइंट को याद रखिए, मेजर पॉइंट है कि अगर नॉट नहीं है तो आ जाना चाहिए, और अगर आ रहा है तो हट जाना चाहिए। तो ये हम कुछ पिछले सेंटेंसेस में अभी नो, नेवर और ईवर में देखे हमने, यहाँ पर भी देख लीजिए, इसमें नहीं है तो इसमें आ रहा है, अगर ये तरीका बनाओगे तो इसमें भी आएगा। क्या हर आदमी अमीर नहीं बनना चाहता, इसका अर्थ है हु डज नॉट वांट टू बी रिच, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं। तो हु डज नॉट वांट टू बी रिच, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, सब बनना चाहते हैं। तो एवरीबॉडी वाले सेंटेंसेस से ये दो तरीके हैं जिनसे आप सेंटेंस को इजीली कवर कर सकते हो। और ज़्यादा प्रैक्टिकल मत करिए, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल करने से होता क्या, जैसे आपने कर दिया क्या आप सोचते हो नो बॉडी और एवरी मिलाओ, नो बॉडी कर दो, तो डज नो बॉडी वांट टू बी रिच, ठीक है ना। ये उस तरह का सेंस नहीं देगा जैसा सेंटेंस मांग रहा है। क्या कोई व्यक्ति अमीर नहीं नहीं, क्या कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनना चाहता, आप सोच के देखो, ये गलत है। जैसे प्रैक्टिकल करने के लिए बात कि मैंने कभी भी हो सकता है कि एवरीबॉडी का नो बॉडी कभी कभी, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि एवरीबॉडी कम्स हियर,
लेकिन वो कब होता है, जब अफर्मेटिव को निगेटिव किया जाता है। एवरीबॉडी कम्स हियर, ठीक है। अब एवरीबॉडी कम्स हियर, कभी कभी ऐसा होता है, तो अब नोबॉडी कम्स हियर, ठीक है ना, तो वहां पर हो जाता है कि ऐसा नहीं बनाया जाता। एवरीबॉडी कम्स हियर को बनाओगे नोबॉडी फेल टू कम हियर, हर आदमी यहाँ आता है, मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ आने में असफल नहीं होता है, तो वो वहां नोबॉडी काम करेगा, नोबॉडी फेल्स टू कम हियर, फिर वो ऐसा बनता है। लेकिन यहाँ पर आप नोबॉडी लगा करके सेंटेंस बनाएंगे तो वो बात आएगी नहीं। हर आदमी अमीर बनना चाहता है, क्या हर आदमी अमीर नहीं बनना चाहता है? अमीर कौन नहीं बनना चाहता है? यहाँ भी हर आदमी का सेंस होना चाहिए, यहाँ भी हर आदमी का सेंस होना चाहिए। इसलिए यहाँ नोबॉडी से लेकर के आप प्रैक्टिकल ना करें, और अगर करने का आप थोड़ा सा प्रयास कर भी रहे हैं तो उसका अर्थ जरूर देख लें। अगर अर्थ लड़खड़ा रहा है तो सेंटेंस आपका गलत है। अब देखिए तीसरा रूल है इसका, तीसरा रूल, मतलब ये पहला रूल था भाई जो आपने नो नॉट इवर करके पढ़ा, दूसरा ये था एवरीबॉडी का, तीसरा ये मैं जो बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये किसका है? असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव को फिर पलट देंगे रूल्स तो असर्टिव में आ जाएंगे। चूंकि एक ही तरफ के हमें रूल्स आने लगेंगे, जैसे एक्टिव के आते हैं तो पैसिव से फिर एक्टिव में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे टू टू वाला हमने पढ़ा था, जितने भी रूल्स टू टू को हटाकर हमने सो दैट लगा करके पढ़े, वो टू टू को हटा करके जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन बनाने में नियम पढ़े उनको आप रिमूव करते जाइए, बाकी आ जाएंगे। उसमें कहता है कि वो सो दैट लगाना, टू टू हटाना और सो दैट लगाना। लेकिन टू टू हटाने में और भी कई प्रोसेस हैं, जैसे ओवर है, एक्सट्रीमली है, एक्सीसिवली है, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट है, ऐसे तमाम होते हैं। तो उनको आप जैसे जैसे लगाते गए वैसे वैसे हटाते जाओ, सीधे उसी में आ जाओगे आप अपनी जगह पे। ऐसे इसमें क्या है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें जो नियम लागू करना है वो इंट्रोगेटिव को फिर असर्टिव बनाने के लिए वही नियम को हटाते जाना है। तो यहाँ पर थर्ड रूल और इस असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का आखिरी नियम, ये और नियम और भी है लेकिन वो थोड़ा सा स्पेशल रहेंगे। तो थर्ड रूल ये रहेगा कि कभी कभी सेंटेंस व्हेन, हाउ और जैसे व्हाई, ठीक, इनसे मतलब कभी कभी बनाना पड़ जाता है। मतलब सिर्फ प्रारंभ करते हैं, कब? जब इंट्रोगेटिव बनाने, इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब कभी कभी हमें व्हेन, हाउ, व्हाई से भी प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे हम ये कह दें कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका यश कभी कम नहीं हो सकता। फेड माने मुरझाना होता है। मुरझाने का मतलब क्या हो गया? मतलब धीमा पड़ना, कमजोर पड़ना। ग्लोरी माने यश या कीर्ति, नेवर माने कभी नहीं, फेड माने कम होना। उनका यश कभी कम नहीं हो सकता, ठीक। अब इसको हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो वही तरीका पुराना, कैन और फिर ये पूरा सब्जेक्ट है तो ले लिया देयर और ग्लोरी, और नेवर को क्या बताया था? ईवर कर देंगे और फिर फेड करेंगे, और लास्ट में क्या बताया? प्रश्नवाचक। तो कैन, देयर, ग्लोरी, ईवर, फेड, मतलब क्या उनका यश कभी कम हो सकता है? उनका यश कभी कम नहीं हो सकता। एक तो ये बन गया। अथवा लगाकर हम इसी को बना सकते हैं वेन से, वेन, देयर, वेन कैन। अब वेन के बाद आएगी सहायक क्रिया, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका यश कब कम हो सकता है? कब? उनका यश कब कम हो सकता है? तो कभी नहीं, कब से ही कभी नहीं जाएंगे। अब इसमें एक आप
थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो कि जब हम इसी कैन से बनाएंगे, कैन से, तो ये ईवर आएगा, लेकिन अगर हम वेन से बनाएंगे तो ईवर नहीं लगाएंगे। अब देखो, इसमें नेवर नेगेटिव था, जब हमने इसको बनाया तो नेगेटिव सेंस हट गया, ईवर आया है। जब अब ये नेगेटिव था, इसका नेगेटिव सेंस हट गया और वेन आ गया, और इसमें और दूसरी चीज़ नहीं आई। मतलब ये कि नेगेटिव था, नेगेटिव खत्म, नेगेटिव खत्म। जब हम ये बनाएंगे तो यही बनेगा, ये बनाएंगे तो यही बनेगा, तो नेगेटिव सेंस आ जाएगा। वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका यश कब कम हो सकता है, मतलब कभी कम नहीं हो सकता। तो चूंकि इसमें जब वेन आता है तो ईवर का सेंस आ जाता है, मतलब कब, कभी, कब कम हो सकता है, उनका यश कभी कम हो सकता है। ये मतलब उनका यश कभी कम हो सकता है। क्या उनका यश कभी कम हो सकता है? उनका यश कब कम हो सकता है, मतलब वही चीज़ है, कभी कम नहीं हो सकता। तो जब ये चीज़ आती है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें जब इसी से हेल्पिंग वर्ब से बनाना पड़े तो नेवर का ईवर लाइए, लेकिन जब वेन से बनाना पड़े तो ना नेवर आएगा ना ईवर आएगा, इसका सेंस इसी में कवर हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यही गलतियां जाकर के सेंटेंस को कवर करने में होती हैं, परेशानी होती है, सबको परेशानी फिर हो जाती है। अब जैसे सेंटेंस लिखा हो, हाउ इज दिस, ठीक है ना, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, इसको हमें असर्टिव बनाना है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, कितना इजी है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट, ये असर्टिव है, ये असर्टिव और ये इंट्रोगेटिव। जब ये दिया जाए तो आप ये बना दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे संभव है, और ये कैसे संभव है का मतलब ये संभव नहीं। इज दिस पॉसिबल, क्या संभव है, मतलब आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जैसे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे बनेगा, इज दिस पॉसिबल। अब देखो ये यहाँ पे नॉट आ रहा था, जब ये हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे नॉट नहीं आएगा, जब इसका हम ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे नॉट नहीं आएगा। इज दिस पॉसिबल, क्या ये संभव है, क्या वह ईमानदार है, मतलब एक उसका सेंस समझना है। यहाँ क्वेश्चन नहीं है कि संभव है कि नहीं संभव है, मतलब वो ये कह रहा है, उसका टोन होता है बोलने का, एक ढंग होता है। जब वह, जैसे एक अगला सेंटेंस लेता हूं मैं यहाँ पर, अभी ये तो दिमाग में रखिएगा, Why not stay here? Why not stay here? यहीं क्यों ना रुक जाए, तो वो पूछ नहीं रहा कि रुक जाए कि ना रुक जाए, क्यों ना रुक जाए, Why not stay here? तब इसलिए वाई से होता है, तब यहाँ पर होता है कि we should stay here। वाई नॉट स्टेयर का मतलब है यहीं क्यों ना रुक जाए, तो उसका मतलब है वी शुड स्टेयर, कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, हम यहीं रुक जाए, तब ये होता है। अब वी शुड, जब यहाँ नॉट आ रहा है तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, तभी सेंस बनेगा। अगर तुमने कह दी वी शुड नॉट स्टेयर, तब तो वो कह रहा है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जबकि कहता है कि वाई नॉट स्टेयर, यहीं क्यों ना रुक जाए, मतलब ये होता है। वाई नॉट वेट फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतजार क्यों ना कर लें, तो मतलब वी शुड वेट फॉर द ट्रेन। इसका और भी एक तरीका होता है, जैसे इट इज गुड टू स्टे, यहां ठहरना अच्छा है, इट इज गुड, इट इज प्रॉपर टू स्टे हियर, यहां ठहरना उचित है, इट इज सुटेबल टू स्टे हियर, यहां ठहरना उचित है, अर्थात इट इज गुड टू स्टे। यहां पर देखो नॉट है, और अगर यहां पे आ जाए इट इज नॉट गुड टू स्टे, तो फिर क्या बनेगा, तब फिर बनेगा इज इट एनी, अब यहां पर इज इट एनी गुड टू स्टे हियर,
फिर ये बनेगा इट इज़ नॉट गुड टू स्टे, यहाँ ठहरना अच्छा नहीं है। तो इज इट एनी गुड टू स्टे, क्या यहाँ ठहरना कुछ अच्छा है, कोई अच्छी बात है। मतलब इस तरह से आना चाहिए। हालांकि यहाँ नॉट है तो एनी आ रहा, लेकिन यहाँ पर होता है कि वही चीज़ है कि इट एनी गुड टू स्टे हियर, ये सेंस इसका ऐसा ही आना चाहिए। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल है, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस विक्ड मैन, इस दुष्ट आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात नहीं। तब यहाँ पर मना करता है कि इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस विक्ड मैन। फिर जाकर के ऐसा बनता है, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस विक्ड मैन, इस दुष्ट आदमी की मदद करना क्या कोई अच्छी बात है। तब यहां पर इस तरह से सेंटेंस यहां आया करता है। अब जैसे यहां पर आ जाता है कि व्हाट गुड, ये व्हाट से भी ऐसे बना सकते हो, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस विक्ड मैन, इस दुष्ट आदमी की मदद करना कौन सी अच्छी बात है, कोई अच्छी बात नहीं। कौन सी अच्छी बात है, कोई अच्छी बात नहीं। क्या कोई अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है मतलब कोई अच्छी बात नहीं। अब ये क्या है, ये आपका असर्टिव है, ये क्या है इंटरोगेटिव है, ये क्या है इंटरोगेटिव, ठीक। अब यहाँ पर इट इज नो गुड, ये अच्छी बात नहीं है, तो क्या कोई अच्छी बात है, कौन सी अच्छी बात है। ऐसे जाकर के ये सेंटेंस जाकर के बनते हैं, चाहे वो व्हेन हो या व्हाई हो या हाउ हो या व्हाट हो। ऐसे कई सेंटेंस ऐसे आते हैं जिन पर ये जाकर, जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक वाई का देख लो, वाई का तो मैं वैसे बता चुका हूँ, फिर भी जैसे वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम, समय क्यों बर्बाद करें, तो मतलब इट इज नो गुड, नो गुड टू वेस्ट टाइम। अब देखो व्हाट गुड, अब जब ये ऐसे आता है वैसे ये इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। एक्चुअली इसमें प्रपोजल का सेंस होता है, इसलिए यहाँ पर वी देना होता है, इसमें प्रपोजल का सेंस होता है। लेकिन अगर कोई जैसे इसको असर्टिव इस तरह बना देता है कि इट इज़ नो गुड टू वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब हम क्यों करें समय बर्बाद, तो वैसे बनना इसका ये चाहिए, वाई वेस्ट टाइम, समय बर्बाद क्यों करें, क्यों करें का मतलब जहाँ पर जो बोल रहा होता है उसमें वी छिपा होता है, तो मतलब वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे करने का। और चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो असर्टिव, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आओ समय बर्बाद न कर, असर्टिव इंटरोगेटिव। इसमें इसीलिए इसका ऐसा बन जाता है क्योंकि इसमें प्रपोजल का सेंस होता है, वाई वेस्ट टाइम, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी आना चाहिए, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसमें वी का सेंस होता है, आओ समय बर्बाद ना करें, मतलब क्यों करें, वो चीज़ आती है। जब यहाँ आओगे तो ये तो नहीं कहा जाएगा पूर्णतः गलत है, लेकिन इसकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी, फिर ये दूसरी तरफ जाने लगेगा। अब जब हम इसको बनाएंगे तो वाई से नहीं, फिर इज इट एनी गुड टू वेस्ट टाइम, फिर कभी कभी आ जाता है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम, फिर ऐसे जाकर के चेंज होने लगता है, इसलिए इसको नहीं बनाए बल्कि ये दोनों बनाए। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो रहेगा यहीं तक रहेगा, टॉपिक यहीं तक रहेगा, और फिर मिलते हैं कल आगे कुछ नए विशेष नियमों के साथ। कल थोड़ा स्पेशल रूल्स रहेंगे, कल या मान लीजिए अगले वीडियो में जब भी डेवलप होगा, और जो बातें कही हैं और उसमें कोई भी उन बातों का ये ना समझे कि नहीं मैंने किसी को
मतलब किसी भी तरह से डिस्करेज करने की कोशिश की है या किसी को मैंने मतलब दोष निकालने की कोशिश की है। मैं तो यही समझता हूँ कि हो सकता है मान लीजिए कहीं पर